नमस्कार दोस्तों, यूजे के कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज कुमार पीएचडी स्कॉलर आज आपके बीच में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। इससे पहले दोस्तों हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे एक वीडियो और बनाई थी, जो रिमेनिंग पार्ट हमारा रहता है दोस्तों, आज हम उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में आपको बताया था कि हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन कौन से है। आज हम बात करेंगे दोस्तों अकाउंटिंग कन्वेंशन की। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन सेम होते हैं, पर नहीं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझने की जरूरत है। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में अकाउंटिंग कन्वेंशन कंप्लीट करेंगे, और उसके अलावा हमारे जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लगभग 20 जो हमारे इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल से एमसीक्यू है दोस्तों वो कवर करेंगे। वो भी एमसीक्यू कवर करने के बाद आपको किसी भी अन्य प्रकार की कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं लगभग जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो बिल्कुल कंप्लीट निचोड़ है वो आपको कवर करवा दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि ये लीगल एक्सेप्टेंस है, कि आपकी फर्म है जो फर्म को क्या है, लीगल एक्सेप्टेंस है कि आपको अपनाने ही होंगे। और जो आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन है ये क्या दोस्तों, ये तो आपकी जर्नल गाइडलाइन है, जिसको हम बोल सकते हैं कोई जर्नल एग्रीमेंट है कि कुछ लोगों की सहमति के द्वारा ये अपनाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दोस्तों फर्म को ये लागू करने पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन तो एक आपको बोल सकते हैं कि आपकी जो परंपराएं है, या आप बोल सकते हैं कि जो आपकी पुराने टाइम की जो आपके प्रचलन, जो आपका यूजेस बोल सकते हैं जिसको, कि आपका यूजेस है या आपको से जो आपकी सामान्य सहमति है उस पर बेस है। इसमें क्या दोस्तों, जो आपकी अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो आपका जो व्यक्तिगत निर्णय है उसका किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट फर्म पे नहीं पड़ता दोस्तों, पर जो आपकी अकाउंटिंग कन्वेंशन है उस पे आपका जो पर्सनल डिसीजन का है इफेक्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। वो मैं आने वाले जो आपके अकाउंटिंग कन्वेंशन है उसमें बताऊंगा दोस्तों किस तरीके से वो इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट दोस्तों वो सभी फर्म पे सेम लागू होता है, परंतु जो आपका अकाउंटिंग ये कन्वेंशन है ये सब पे सेम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों इस पे किसी प्रकार की कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको ये लागू करने हैं या नहीं करने हैं। तो इसका किसी प्रकार का मतलब आप जो भी है, आप बोल सकते हैं कि आपकी जो लेखांकन परिपाटियां, हम हिंदी में बता सकते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन को हम लेखांकन परिपाटियां भी बोलते हैं दोस्तों, कि वो एक जैसी नहीं हो सकती सभी फर्म में। ये इनमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करेंगे। फर्स्ट कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, कंसिस्टेंसी क्या बोला गया, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन इंप्लाई दैट सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर सिमिलर आइटम ईयर आफ्टर ईयर। क्या बोला गया कि आपको जो सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा, किसके लिए, सिमिलर आइटम ईयर आफ्टर ईयर। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल से बड़ा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जैसे कि लिफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या एवरेज मेथड, ये आपके जो रॉ मटेरियल कैलकुलेशन के जो आपके मेथड होते हैं दोस्तों, या फिर आपके डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड है जैसे कि स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या एन्युटी मेथड या डिप्लेशन मेथड। इसमें क्या बोलता है दोस्तों इस कन्वेंशन में, कि आपको जो ईयर वाइज ईयर है आपको सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा, जो फर्म है उसको सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आप जो बैलेंस शीट, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे दोस्तों, बैलेंस शीट और पी&एल अकाउंट, उसमें क्या कि आप अगर कंपैरिजन करेंगे ईयर का ईयर के साथ तो उसमें डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों, और वे जो अकाउंट है वे बेटर रिजल्ट देंगे एज कंपेयर टू डिफरेंट मेथड इफ यू आर यूज इन डिफरेंट ईयर। तो दोस्तों ये इसमें बोला गया कन्वेंशन में, कंसिस्टेंसी में, कि आपको अगर फर्म स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती है तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही आपको हर एक साल यूज करना चाहिए किसी भी डेप्रिसिएशन के लिए। तो दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आता है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका इनकम टैक्स है, जो इनकम टैक्स है 9061, वो कौन सा जो डेप्रिसिएशन का मेथड अलाउ करता है दोस्तों, वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अलाउ करता है। जब हम डेप्रिसिएशन की वीडियो बनाएंगे दोस्तों तो उसमें हम इसमें बात करेंगे कि किस मेथड में क्या यूजफुल है और कहाँ पे कौन फॉलो करता है। मैंने आपको जर्नल ओवरव्यू दिया दोस्तों, ये इंपोर्टेंट आपके लिए जानना। तो इसके अलावा दोस्तों आपको कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के बाद हम बात करते हैं प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, कंजर्वेटिज्म। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट।
क्या बोला गया कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉस, क्या लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, बट ऑल एंटिसिपेटेड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर। कि दोस्तों इसमें बोला गया कि आप जो आपके पास कंपनी के पास जो फर्म के पास जो लॉस होते हैं उसको सबसे पहले आप बैलेंस शीट में शो करेंगे, ना कि आप जो अनरियलाइज्ड गेन है या बोल सकते हैं आपके पास जो प्रॉफिट है उसको आप इग्नोर करेंगे और लॉस को सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। इसमें क्या बोला गया, लॉस को हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और बैलेंस शीट में डाल लेंगे। इसमें क्या दोस्तों कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई बैड डेप्ट होने की संभावना फर्म में, तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे, मेक प्रोविजन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि प्रोविजन कौन से कन्वेंशन में हम क्रिएट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूस या आपको कंजर्वेटिज्म इसका अदर नेम है, उस कन्वेंशन में आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे दोस्तों बैड डेप्ट के लिए। इसके अलावा एक और पॉइंट है दोस्तों इसमें कि आपकी जो ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो हम शो करेंगे ओनली एट सरेंडर वैल्यू पे एज कंपैरिजन टू अमाउंट पेड। दोस्तों देखो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सीक्रेट रिजर्व आर क्रिएटेड। अगर आप लॉस को प्रेफरेंस देंगे और प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे तो क्या होगा, सभी को पता दोस्तों सीक्रेट रिजर्व क्या होंगे, क्रिएट हो जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक सीक्रेट रिजर्व कहां पे क्रिएट होंगे, कौन से कन्वेंशन में, वो आपकी कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन में होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बहुत ही कम यूट्यूबर बताते हैं। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके वीडियो में लेके आया हूं दोस्तों कि आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, किसी प्रकार की कोई आपको स्किप नहीं करनी है। अगर आप ये मेरी वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो, और इससे के अलावा जो मैंने पार्ट 1 की जो वीडियो लेके आया था उसको कंप्लीट देखेंगे तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप इसको कंटिन्यू देखें दोस्तों, स्किप ना करें इस वीडियो को दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों मैटेरियलिटी कन्वेंशन। थर्ड कन्वेंशन क्या है, मैटेरियलिटी कन्वेंशन। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि अकॉर्डिंग टू मैटेरियलिटी कन्वेंशन ओनली दोस ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड आइटम आर शो विच आर यूजफुल एंड मटेरियल फॉर द बिजनेस। कि हमें वही चीजें बिजनेस में शो करनी चाहिए बैलेंस शीट में जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या बोला गया दोस्तों इसमें कि अनइम्पोर्टेंट आइटम आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज विद द अदर आइटम, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरली ओवरबर्डन। देखो दोस्तों एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि कोई, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी में अगर हम 10-10 रुपए की एंट्री बैलेंस शीट में डाल लेंगे या P&L अकाउंट में डाल लेंगे तो उसमें क्या होगा, ओवरबर्डन हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमने क्या करना चाहिए दोस्तों, या तो हमारे को क्या करना चाहिए, कोई मिसलेनियस अकाउंट बना के उसमें डाल दे या फुटनोट में इसको शो कर दे, या फिर क्या करे, मर्ज कर दे किसी अदर आइटम में। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें जो ओवरबर्डन है वो कम हो जाएगा। मैटेरियलिटी कन्वेंशन यही बोलती है कि आपको जो ओवरबर्डन है उससे बचना चाहिए बैलेंस शीट और जो आपकी P&L अकाउंट है या फिर आपके फाइनेंशियल अकाउंट है उनमें दोस्तों। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से मैटेरियलिटी कन्वेंशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लास्ट इसकी कन्वेंशन है वो बात करते हैं दोस्तों, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर नाम से पता चल रहा है, फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है ये, दिस कन्वेंशन रिक्वायर दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द इंटरप्राइजेस शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। ये क्या बोला गया कि आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपकी क्या करनी चाहिए, जो आपकी बैलेंस शीट है या आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, क्या बोल सकते हैं इसको आप, जो आपके जितने भी अकाउंट्स है उनमें आपको क्या करना चाहिए, उनमें आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते दोस्तों, देयर शुड बी फेयर फुल एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर। एग्जांपल है दोस्तों इसका कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे, कि जैसे कि आपका कंपनी का कोई टैक्स का मुकदमा है, वो किसी कोर्ट में केस चल रहा है उसका, और कंपनी उसको जो केस को जीत भी सकती है और हार भी सकती है, तो उसको क्या करना चाहिए, कंपनी को कंटीजेंट लायबिलिटी शो करना चाहिए और उस अमाउंट को आपको बैलेंस शीट में डालना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा, जो आपके अकाउंट है वो ट्रू एंड फेयर बनेंगे। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको 4 कन्वेंशन बताई है, आपको चारों कन्वेंशन अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम दोस्तों एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे कि एमसीक्यू कौन कौन से है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप क्या करें कि एमसीक्यू को आप यूज करें और अपने इसमें ऑप्शन को मतलब पहले टिक करें और आप देखें कि आपके कितने ठीक है।
तो दोस्तों आपको मैं ये 20 क्वेश्चन है, तो 20 के 20 क्वेश्चन पे आपको पहले ये अपना खुद का एग्जामिन करके उसके बाद आपको आंसर देना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ताकि दोस्तों मेरे को ये पता चल सके कि जो मैंने आपको अभी स्टडी कराया है उसमें आपको कितना समझ में आया है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज। ये मैंने आपको दोस्तों, अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों आपको इसकी फर्स्ट पार्ट देखो, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने सारे के सारे कंसेप्ट आपको कंप्लीट करवा दिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो ड्यूल एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया था क्या होता है ड्यूल एस्पेक्ट। उसमें आपको पता है कि फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। बस सिंपल है दोस्तों, अब आप चेक कर लो इसमें कौन सा फर्स्ट नहीं हो सकता दोस्तों, इसका सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, इसका आंसर है फोर्थ, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर अभी कराया दोस्तों आपको कन्वेंशन, ये आपको पता होनी चाहिए। ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज, ऑल अकाउंट शुड नॉट मेंटेन ऑनेस्टली, ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। ऑल सीक्रेट ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिस्क्लोज, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। ऑल अकाउंट शुड बी प्रीपेड क्विकली, ये भी नहीं हो सकता। तो आपको अभी बताया था मैंने क्या कि फुल डिस्क्लोजर में क्या है कि ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज, कि आपको कंप्लीट जो आपकी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज करनी है। इसके बाद थर्ड है दोस्तों क्वेश्चन, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी मीन। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी आपको बताया था अभी फर्स्ट कन्वेंशन जो आपकी थी, all the firm is the same industry should use identical account principle and procedure। सेकंड है दोस्तों, all principle and procedure of the accounting are utilized, accounting principle and method should remain consistent from one year to another, all the above। देखो दोस्तों अभी बताया था मैंने कंसिस्टेंसी क्या होगा, तो इसका आंसर क्या है थर्ड, कि आपको क्या करना चाहिए, जितने भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड है वो क्या होने चाहिए, रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो अभी तक मेरी लाइक नहीं की है, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे आपको पहले मिल सके। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। दोस्तों इस वीडियो में हम जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे हिसाब से दोस्तों इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने लगभग हर तरीके का क्वेश्चन इसमें डाला है और हर तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन टेक इनटू अकाउंट। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नाम से पता चलता दोस्तों क्या करना था, लॉस फर्स्ट, और प्रॉफिट क्या करना था दोस्तों, क्या करना था, इग्नोर। क्या करना था, प्रॉफिट क्या करना था, इग्नोर। तो दोस्तों इसमें अब देखो आपको कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, गलत है दोस्तों। ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड नॉट लॉस, क्या दोस्तों, गलत है। ऑल फ्यूचर लॉस एंड नॉट प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। नाइदर प्रॉफिट, ये तो है ही नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, ऑल जो फ्यूचर लॉस एंड नॉट प्रॉफिट। तो ये आपका कंजर्वेशन का जो आपका कन्वेंशन है वो इसमें फॉलो करता है। कंजर्वेशन का अदर नेम आपको कई बार पूछ लिया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रोड्यूस, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद है दोस्तों एज पर रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट। रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज। देखो दोस्तों रियलाइजेशन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, अगर आपने पहली वीडियो अगर आपको याद नहीं है तो आपको पहली वीडियो देखो, उसके बाद आपको फटाफट इनके आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि इतने इजी तरीके से मैंने आपको ये वीडियो में बताया दोस्तों हर एक कंसेप्ट को। तो आपको जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको आने चाहिए दोस्तों, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट करवा दिए है। कोई अदर यूट्यूबर है वो इतने अच्छे तरीके से आपको नहीं कराएगा जितने अच्छे तरीके से मैं आपको यूट्यूब पे ये कंसेप्ट लेके आया हूँ, और साथ में आपको जो रिवीजन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी साथ में कवर करवा दी है। तो इसमें क्या पूछा गया कि एज पर द रियलाइजेशन कंसेप्ट और रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन परचेज ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम द परचेजर, गलत है दोस्तों। व्हेन गुड आर डिलीवर्ड टू परचेज, गुड्स आर डिलीवर। इसके बाद दोस्तों व्हेन द टाइटल ऑफ द गुड हैज बीन ट्रांसफर्ड, टाइटल ऑफ द गुड्स। व्हेन कैश इज रिसीव्ड, कैश तो है नहीं दोस्तों, देखो
तो इसमें क्या बोला गया था दोस्तों कि टाइटल, क्या बोला गया था, टाइटल, ना कि गुड्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, व्हेन द टाइटल ऑफ द गुड हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द परचेजर। टाइटल पे बात होती है दोस्तों। इसके बाद क्या है, विच कंसेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों क्वालिटेटिव क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है। दो टर्म है, क्वांटिटी मनी की टर्म में, क्वालिटेटिव जैसे कि कोई फीचर बताता है दोस्तों किसी की, जिसको मनी की टर्म में हम उसको डिनोट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या बोला गया, विच कंसेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। तो आपको पता है कि कौन सा कंसेप्ट है, ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। इसके बाद अगला दोस्तों, अक्रूल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन। अक्रूल का मैंने आपको बताया था बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कई बार पूछते हैं। अक्रूल का मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग का और अक्रूल का, दोनों को बताया था मैंने। वो किस में था दोस्तों, मैचिंग कंसेप्ट में। इसके बाद दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। विंडो ड्रेसिंग किस में प्रोहिबिटेड है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी गलत है दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, या आपको कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, या कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी में तो आपको पता दोस्तों, यहाँ पे तो आइटम का कि जो आपके स्मार्ट छोटे छोटे जो आपके आइटम है उसको आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते, तो ये तो आपको हो ही नहीं सकता। देखो आप तुक्का भी लगा सकते हैं दोस्तों, अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, जहाँ पे आपको लगातार सेम अकाउंटिंग जो आपके कोई भी मेथड है वो फॉलो करने पड़ेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। आपको विंडो ड्रेसिंग का, तो विंडो ड्रेसिंग में कौन सा दोस्तों, फुल डिस्क्लोजर। कंजर्वेटिज्म में क्या था, कंजर्वेटिज्म में आपको लॉस फर्स्ट, जो आपका लॉस फर्स्ट था। और फुल डिस्क्लोजर में क्या था, आपको फेयर। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कि आपको जो जो फुल डिस्क्लोजर है वो पूरा का पूरा आपका फेयर, ट्रू एंड ऑनेस्टली होना चाहिए। तो ये विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए कि आपको कि दिखावा किसी प्रकार का। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज ईच ईयर। अब आपको पता होना चाहिए कि सेम अकाउंटिंग मेथड, सेम अकाउंटिंग मेथड, आंख बंद करके आंसर का जवाब दे सकते हो दोस्तों। इसका की आंसर क्या है, प्रोड्यूस, ये नहीं हो सकता क्योंकि लॉस फर्स्ट। कंजर्वेटिज्म इसी का अदर नेम है। फुल डिस्क्लोजर नहीं हो सकता दोस्तों। क्या इसका आंसर, कंसिस्टेंसी, ये आपकी कन्वेंशन है दोस्तों। तो इसका आंसर ये है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी आर शो इन द बैलेंस शीट। कंटीजेंट लायबिलिटी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको नोट डाउन करना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, या आपका सीक्रेट रिजर्व का, या आपका कंटीजेंट लायबिलिटी का, या फिर आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट का, इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आता है ज्यादातर। तो आपका पूछा गया कि कंटीजेंट लायबिलिटी कहाँ पे शो करते हैं बैलेंस शीट में, तो उसमें कौन से में दिखाते हैं आप। तो मैंने आपको बताया था किसमें, किसमें दोस्तों, देखो कंसिस्टेंसी ये नहीं हो सकता, लगातार मतलब सेम मेथड जैसे फीफो लिफो, ये आपको ये नहीं हो सकता। इसके बाद आपको मेटेरियलिटी का नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो आपके स्मॉल आइटम है वो बैलेंस शीट में नहीं शो करते, उसके बारे में बताया गया है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की मतलब लंबे समय तक चलेगा आपका जो बिजनेस है। तो बचा क्या, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, बी। इसके बाद क्या है, इन बिजनेस परचेज शुड नॉट बी रिकॉर्डेड विदाउट इट्स वाउचर बिकॉज इट इज वायलेट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ। देखो दोस्तों, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कराया था। कौन सा कंसेप्ट था ये अकाउंटिंग का, कि आपको अगर कैश है तो आपको कैश रिसिप्ट, अगर कैश है तो आपको कैश रिसिप्ट लेनी पड़ेगी। अगर आपको क्रेडिट में माल बेचा है तो आपको जो आपकी इनवॉइस वगैरह लेना पड़ेगा। तो उसी प्रकार अगर आपको वाउचर, विदाउट वाउचर क्या है, वोलेट करेगा कौन से प्रिंसिपल को, कौन से को दोस्तों, आपको बताया था ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि कॉस्ट को तो कर ही नहीं सकता। कंसिस्टेंसी नहीं है दोस्तों, मैचिंग नहीं है, तो इसका आंसर है ऑब्जेक्टिविटी। आप पहली जो वीडियो है एक बार उसको देख लो दोस्तों, आपको ये बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से कराया दोस्तों। ये क्वेश्चन ये देखो, ओहो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीक्रेट रिजर्व आर नॉट परमिटेड, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू सीक्रेट रिजर्व। अब आपको पता सीक्रेट रिजर्व कहां पे बनते हैं दोस्तों, वो कहां पे, अगर आप लॉस को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे तो कहां पे बनेंगे वे, कंजर्वेटिज्म में बनेंगे दोस्तों। कहां पे, कंजर्वेटिज्म में। तो इसका तो आंख बंद करके देखो दोस्तों, ये एचपीएससी 2019 में भी क्वेश्चन आया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन निकल गया था। तो अगर आपने
ये मेरी वीडियो देख ली दोस्तों, तो इसमें इतनी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया ये सीक्रेट रिजर्व का कंसेप्ट, तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? कंजर्वेटिज्म। इसके बाद है अकाउंटिंग कंसेप्ट आर बेस ऑन। अकाउंटिंग कंसेप्ट किस पे बेस है दोस्तों? किस पे? सर्टेन अजम्पशन पे। किस पे? ना तो फैक्ट और फिगर पे है दोस्तों, ना ये सर्टेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे, ना ये गवर्नमेंट गाइडलाइन पे। ये है सर्टेन अजम्पशन की आपकी जो अजम्पशन है उस पे बेस है। और किस पे? ये मैन मेड है दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो इसका आंसर है ए। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये दोस्तों यूजीसी नेट के पेपर में आया ये क्वेश्चन कि मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 की लिस्ट 2 के साथ आपको जो है वो करेक्ट मैचिंग करनी है। तो आपको एक बोला गया प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटेड एंटिटी, एक बोला गया आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, एक बोला गया प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट, एक बोला गया आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। देखो दोस्तों, वैसे अगर टाइम की दिक्कत होती है यूजीसी नेट के पेपर में, तो आपको क्या करना है कि आप इसको सबसे अच्छे तरीके से हैंडल करने का एक अच्छा तरीका है कि आपको एक किसी को मैच कर लो और उसका आंसर देख लो आप क्या है। उसके बाद कई बार ऐसा तुक्का लग जाता है कि आपको अदर मिलान करने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। पहले हम देखते हैं दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटेड एंटिटी। तो ये आपको पता है, इसमें देखते हैं अब क्या है इसका। वॉल्यूम प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन। अगर किसी प्लांट एंड मशीनरी की आप वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट पे, तो क्या था दोस्तों? वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट था, ये तो आपको पता है। इसके अलावा ये आपको बोला गया प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटेड एंटिटी की अलग अलग प्रिंसिपल में जो आपको ओनरशिप है और जो बैलेंस शीट है जो उसको अलग अलग रखेंगे फर्म की और जो पर्सनल ओनर की है। तो उसमें और क्या है? रिकॉर्डिंग पंक्चुअलिटी नहीं दोस्तों, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय प्रोप्राइटर इज सो इज लायबिलिटी एज बैलेंस शीट। ये देखो दोस्तों, ये इसके साथ मैच कर गया। तो अब देखो ए का थर्ड, ये दोस्तों यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। और डी का फर्स्ट, कहाँ पे दोस्तों? यहाँ पे। 15 क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज मेड अंडर द प्रिंसिपल। बैड डेप्ट प्रोविजन का दोस्तों, प्रोविजन कहाँ पे बनाओगे आप? ये मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोविजन जहाँ पे आप लॉस फर्स्ट होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कंजर्वेशन। क्या है इसका आंसर? कंजर्वेशन। इसके बाद है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर। ये देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय मैन, मेड बाय लॉ एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या है दोस्तों? इसका आंसर है मेड बाय मैन। सिंपल सा आंसर है इसका। तो इसके बाद है अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। क्या बोला गया कि कौन से कॉन्सेप्ट के तहत कि जो आपका प्रोप्राइटर है उसको आप ट्रीट करते हो क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। कौन सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों? गोइंग कंसर्न नोट, पोस्ट कंसेप्ट नोट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द स्मॉल कैलकुलेटर। किसकी? स्मॉल कैलकुलेटर। नाम से पता चलेगा दोस्तों, इससे आगे तो अब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपका कौन सा ये आपका कन्वेंशन है। अकाउंटेड एज एन expense and not as an asset in a financial statement of a business entity due to materiality, matching, periodicity, convention of full disclosure। तो इसका आंसर क्या दोस्तों? इसका आंसर है ए, materiality convention। इसके बाद गैप इज स्टैंड फॉर। गैप की फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो गैप की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसका आंसर है सी। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। तो अकाउंटिंग पीरियड का आपको पता होना चाहिए कि आपका अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है। वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। नहीं दोस्तों, सेकंड है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये बिल्कुल राइट आंसर। थर्ड 1 जुलाई टू 30 मार्च, ये भी रॉन्ग आंसर। और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि अकाउंटिंग पीरियड कौन सा आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो दोस्तों ये थे आज के जो 20 क्वेश्चन थे हमारे, वे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना स्कोर इसमें किया है और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों ऐसी वीडियो आने वाले टाइम में मैं आपके बीच में लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों टेक